गाड़ी उस समय फार्म हाउस में दाखिल हुई। शरद कुमार ने गाड़ी को रोकते ही तेजी से उतरकर अंदर की ओर रुख किया, जबकि उसके इशारे पर राजू उस लड़की रितु को घसीटते हुए बाहर निकाल लाया। राजू को उस पर तरस तो बहुत आ रहा था, लेकिन शायद उस समय रितु की किस्मत में यही लिखा था। जेवरों और मेकअप से सजी वह पहली दुल्हन थी जिसका इस तरह से स्वागत हो रहा था। राजू ने उससे दोबारा आंख तक नहीं मिलाई, बस एक झलक पार्लर से निकलते वक्त देखी थी और फिर शरद कुमार के इशारे पर उसे गाड़ी में बैठा दिया। शरद की लाल चमकती आंखों को देख वह और भी डर गई थी। राजू नहीं जानता था कि इस लड़की का अंजाम क्या होगा, लेकिन शरद कुमार के गुस्से से यह साफ जाहिर था कि वह उस समय आग में जल रहा था। उसके गुस्से की असली वजह शायद सिर्फ ऋतु थी, जिसकी मौजूदगी से वह अपना आपा खो बैठा था। राजू, जल्दी से वकील और गवाहों का इंतजाम करो, मैं इसी फार्म हाउस में इससे शादी करूंगा। यह कहते ही शरद तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया, वरना शायद वहीं खड़ा खड़ा वह ऋतु का गला घोट देता। ऋतु लगातार रो रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी। कभी शरद के आगे दया की भीख मांगती तो कभी राजू के पैरों पर गिर पड़ती, लेकिन इस वक्त किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने खड़ा था शरद कुमार, विनोद साहब का वह बिगड़ा हुआ बेटा, जो अपनी शानो शौकत और ताकत के गुरूर में हर हद पार कर सकता था। राजू ने उसे एक कमरे में बैठाकर सिर्फ इतना कहा, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी शरद कुमार से होने वाली है, और बाहर निकल गया। लेकिन रितु की चीखों ने पूरा फार्म हाउस गुजा दिया। वह हर हाल में इस शादी से बचना चाहती थी, उसे बस आजादी चाहिए थी। वह इन लोगों के चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी। जिस वक्त उसकी किस्मत ने नई जिंदगी की शुरुआत और खुशियों का सपना लिखा होना चाहिए था, उसी वक्त उसका भाग्य पलट गया। वह आदमी जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी, आज उसका पति बनने जा रहा था, और वह खुद को इस बंधन में बंधने से रोक नहीं पा रही थी। शरद ने दोबारा हुक्म दिया, राजू, वकील और गवाहों का बंदोबस्त करते हुए अपनी बीवी सुनीता को भी बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि यह लड़की कागजी कार्रवाई के वक्त कोई तमाशा खड़ा करे। तुम्हारी बीवी इसे समझाए कि यह शादी मान ले, वरना इसे मिट्टी में मिलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। राजू सर झुकाकर वापस मुड़ गया। इस बार वह अपने घर की ओर जा रहा था, अपनी पत्नी सुनीता को लाने। वह कभी भी हवेली या फार्म हाउस नहीं आई थी, लेकिन आज शरद कुमार का आदेश था। जब वह सुनीता को लेकर आया, उस समय रितु का वही हाल था, वह रो रो कर बेहाल थी। सुनीता जब पहली बार फार्म हाउस में दाखिल हुई और सामने बैठी रितु को देखा तो दंग रह गई। शादी के जोड़े में लिपटी यह लड़की अपनी हालत पर रो रही थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज, मुझे घर भेज दीजिए, रितु ने सुनीता के आगे गिड़गिड़ाया। सुनीता को उस पर बेहद तरस आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। राजू ने उसे यही समझाया था कि उसे इस लड़की को समझाना है कि शरद एक अच्छा इंसान है और वह इस शादी के लिए तैयार हो जाए। शरद रितु से रजिस्टर मैरिज करने वाला था, क्योंकि उसमें कम समय लगता है, बस कागजों पर साइन करते ही वह शादी गवाहों की मौजूदगी में पूरी हो जाती है। शरद जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने रजिस्टर मैरिज का फैसला किया। सुनीता ने धीरे से रितु के बाजुओं को पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती बेटा, तुम्हें यहाँ शरद कुमार से शादी करने के लिए लाया गया है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है। वह कहते कहते सुनीता के पैरों में गिर पड़ी। उसकी हालत देख सुनीता की आंखें भी भीग गईं। वह बिल्कुल उसकी बेटी की उम्र की लग रही थी। एक पल के लिए वह कांप उठी। अगर कल को उसकी बेटी इस जगह होती तो? सुनीता जल्दी से बाहर निकली और राजू को ढूंढने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। तभी सामने से शरद आता दिखा। वह बिना किसी हिचक के उसकी ओर बढ़ी और हाथ जोड़ दिए। साहिब, उस लड़की पर रहम कीजिए, वह बहुत रो रही है। चुप रहो, भूल मत जाओ कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम किसके सामने खड़ी हो। शरद की गरजती आवाज से फार्म हाउस थर्रा उठा। सुनीता सहम गई।
उसे समझा दो कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये अल्फाज शायद शरत के लिए मामूली थे, लेकिन सुनीता के लिए बहुत भारी थे। वह वापस अंदर गई, रितु के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, इन बेरहम लोगों के सामने और मत रो। अगर वह तुमसे शादी करना चाहता है तो मान जाओ, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा लाश बना देंगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों लाया गया है? रितु बिलखते हुए पूछने लगी। यह सवाल ऐसा था जिसका जवाब खुद सुनीता के पास भी नहीं था। ये लोग शिकारी हैं बेटी, ये शिकार की वजह नहीं बताते, बस फड़फड़ाते हुए परिंदों को देख कर खुश होते हैं। अगर इस फड़फड़ाहट में तुम अपनी जान भी गवा दो तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मान जाओ मेरी बच्ची, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सुनीता उसे समझा रही थी, लेकिन रितु नहीं जानती थी कि उसका कसूर क्या था, उसे इस सजा के काबिल क्यों समझा गया। एक ही पल में उसे ऐसी सजा सुना दी गई जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। सुनीता उसकी माँ की उम्र की थी। एक पल को रितु को ऐसा लगा जैसे सुनीता की आंखों से बहते आंसू उसकी अपनी माँ के आंसू हैं जो उसकी किस्मत पर रो रहे हैं। वह बिल्कुल खामोश हो गई, इतनी खामोश की लगा जैसे उसके अंदर की सारी आवाजें मर चुकी हैं। शादी के सिवा कोई चारा नहीं था। शरद कुमार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक और उसके गरीब पिता की इज्जत थी, जिसने दिन रात मेहनत कर उसे इस लायक बनाया, और आज वह उसी की इज्जत को कुचलकर हाँ कर रही थी। क्या करे वो? शायद वह अब इतनी बेबस थी कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। काश वह अपने पिता को बता पाती, काश वह समझा पाती कि वह किन हालातों से गुजर रही है। ऐसे हालात जो किसी भी लड़की को जिंदा लाश बना देते हैं। उसे खामोश देख सुनीता धीरे से उठकर बाहर निकल गई। वह समझ चुकी थी कि रितु एक इज्जतदार पिता की बेटी है जो शादी को अपनी लाज का रास्ता मान रही है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाए। महज 20 साल की उम्र में वह एक ऐसे हादसे से गुजर रही थी जो उसे जिंदगी भर एक मानसिक कैदी बना सकता था। सुनीता को अफसोस हुआ, काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, गवाह और वकील पहुंच चुके थे। सुनीता ने आखिरी बार राजू से गुजारिश की कि वो शरद कुमार को समझाए, पर ये महज उसकी भावुकता थी, हकीकत नहीं। राजू जानता था कि शरद कुमार से सवाल करना अपने आप को मिटा देने जैसा है। वो अब भले लंदन से पढ़ लिख कर लौटा हो, लेकिन उसकी रगों में उन्हीं लोगों का खून दौड़ता है जो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझते थे। राजू ने सुनीता को साफ कह दिया, वो हवेली की लड़की है और शरद कुमार हवेली का वारिस। हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए, वरना एक पल में हमारी मेहनत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बस यही सोचकर वह चुप हो गया। थोड़ी ही देर में रितु की शादी शरद कुमार से हो गई। वकील ने जब उसकी रजामंदी पूछी तो वह बस सिर झुकाकर बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सुनने समझने की ताकत खत्म हो चुकी हो। शरद की सख्त निगाहें उस पर गड़ी थी। वकील ने कागजात आगे बढ़ाए और रितु ने धीरे धीरे उनमें दस्तखत कर दिए। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वकील क्या कह रहा है, गवाह क्या बोल रहे हैं, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, उसे बस यह महसूस हो रहा था कि उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो गई। वह अब वो लड़की नहीं रही जो अपने गरीब बाप की इज्जत थी। अब वह एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो फार्म हाउस में लुटी हुई लौटी थी। यह खबर उसके माँ बाप के लिए कयामत से कम नहीं होती। उसके भीतर जैसे कुछ था जो वह शरद को बताना चाहती थी, जैसे कोई राज जो भीतर दफन था, लेकिन होठों पर चुप्पी की मोहर थी। वह शांति से उठी और कमरे में चली गई। सुनीता भी उसके पीछे चली आई और धीरे से उसके पास बैठ गई। रितु ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और फिर वह लड़की जो इतने समय से खुद को समेटे बैठी थी टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने हाथों से मेकअप मिटा दिया। वो लाल रंग जो कभी उसकी मुस्कान था अब उसके लिए नफरत बन चुका था। राजू की बात याद करते हुए सुनीता ने कहा, शरद कुमार एक इज्जतदार आदमी है। भले ही उसने किसी गलत भावना से तुमसे शादी की हो, लेकिन अब वह तुम्हारा पति है और पति पत्नी का रक्षक होता है, लुटेरा नहीं। मुझे डर लग रहा है मौसी। रितु ने उसकी आंखों
आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आंखों में डर, उसकी थरथराती हथेलियां, उसकी धीमी सांसें सब बता रहे थे कि वह अंदर से बुरी तरह टूटी हुई है। सुनीता ने सांत्वना दी, सब ठीक हो जाएगा, अभी समय कठिन है लेकिन कल अच्छा होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू खड़ा था। इस लड़की को तैयार कर दो और साहब के कमरे में भेज दो, उसे सब कुछ समझा देना। इतना कहकर वह चला गया। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। ना जाने अब कौन सी नई आफत आने वाली थी। शायद रितु भी नहीं जानती थी कि उसका अगला पल कैसा होगा। अपना चेहरा ठीक करो और तैयार हो जाओ, शरद ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। यह सुनते ही रितु का दिल कांप उठा। वह कोई बच्ची नहीं थी। वह जानती थी कि इसका मतलब क्या है। शायद अब वह यह जताना चाहता था कि वह उसका पति है, या शायद वह उस बदले की आग में उसे झोंकना चाहता था। वजह जो भी हो, लेकिन अब वह इनकार नहीं कर सकती थी। अब सुनीता ने उसके चेहरे को ठीक किया, उसकी आंखों में देखा और बोली, पति और पत्नी के बीच अधिकार होते हैं, पति रक्षक होता है। मुझे भरोसा है एक दिन यही रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखेगा। उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। वह नहीं जानती थी कि यह औरत कौन है। और फिर सुनीता ने कांपते मन से उसे शरद कुमार के कमरे की ओर भेज दिया। लेकिन इस समय रितु को सुनीता से अधिक कोई और अपना नहीं लग रहा था। सुनीता ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल आई। वह जानती थी कि वह चाहकर भी उसे इस कैद से मुक्त नहीं करा सकती थी। शरद कुमार अब रितु का पति था और सामाजिक दृष्टि से उस पर हर अधिकार रखता था। रितु उस बड़े से बेडरूम में बहुत देर तक यूं ही बैठी रही, चारों ओर फैली शानदार वस्तुओं को देखती रही। सामने दीवार पर टंगी शरद कुमार की तस्वीर भी अब उसे डरा रही थी। उसके मन में अपने माता पिता की छवि बार बार उभर रही थी। उनकी आंखों में बसी बेबसी उसे यह एहसास दिला रही थी कि काश वह पैदा ही ना हुई होती तो आज उसके बूढ़े पिता को ये दिन न देखना पड़ता। अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए वह दरवाजे की ओर मुड़ी, जो उसी वक्त खुल रहा था। शरद कुमार अपनी भारी और घमंड भरी चाल के साथ भीतर आया और वह बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक ऐसा जुनून जो सिर्फ उसकी ओर देखा जा रहा था। मजबूत कदमों से वह उसके करीब आ गया, जबकि आने वाले पलों की कल्पना से रितु का दिल धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसकी आंखों में बसे डर को देखकर शरद को एक अजीब सुकून मिल रहा था। शायद वह चाहता भी यही था कि रितु उसी दर्द से गुजरे जिससे वह स्वयं गुजर चुका था। कैसा लग रहा है तुम्हें? शरद कुमार की जिंदगी में आकर उसने तंज भरे लहजे में कहा। शायद तुम्हें ऐसो आराम की इतनी आदत हो गई है कि अब चैन से नहीं रह सकती, वरना बहुत सी लड़कियां शरद कुमार की दुल्हन बनने को तरसती हैं। रितु ने अपनी डर से भरी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसका मन सुन्न हो चुका था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे तालों में बंद हो गई थी। साहिब, उसने कांपती आवाज में कहना शुरू ही किया था कि शरद ने उसका जबड़ा पकड़कर कड़ा झटका दिया। खबरदार, अगर जुबान खोली तो तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे कीमती रिश्ते को खोया है। उस इंसान की आंखों में बेबसी देखी जिसने मुझे जीना सिखाया था। वह गरजते हुए उसके और करीब आ गया। उसके सिर से उसने दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और कई हेयर पिन उसके बालों में ही टूट गईं। दर्द के मारे वह चीख उठी और उसकी यह चीख बाहर बैठे सुनीता के दिल को चीर गई। उसने राजू की तरफ देखा, लेकिन राजू ने उसकी आंखों से नजरें फेर ली। यह सब राजू के लिए नया नहीं था, लेकिन सुनीता के लिए यह पहला अनुभव था, जमींदारों की क्रूरता का प्रत्यक्ष साक्षी बनना। राजू ने इस फार्म हाउस में कई दर्दनाक पल देखे थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि शरद कुमार भी इतना नीचे गिर जाएगा। रितु ने चीखते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसने झट से उसका मुंह दबा दिया। अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर गई तो जुबान खींच लूंगा। वह एक शिकारी की तरह पेश आ रहा था, जिसने अपने शिकार पर रहम करना छोड़ दिया था। उसने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उसके हाथ को कस के दबाया था। वह तड़प रही थी, एक घायल चिड़िया की तरह। बाहर बैठी सुनीता की आत्मा तक कांप रही थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राजू अब उसे घर वापस ले जाने को तैयार था, लेकिन वह रुकी रही। वह एक बार रितु को देखना चाहती थी, उसे दिलासा देना चाहती थी।
कमरे से चीखें अचानक थम गईं। वहां गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद शरद कुमार कमरे से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस से निकल गया। सुनीता ने समय बर्बाद किए बिना कमरे का रुख किया। रितु, उसने पुकारा, लेकिन जैसे ही उसकी हालत देखी उसका कलेजा कांप उठा। वह दीवार के सहारे यूं बैठी थी जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। सुनीता तुरंत बाहर भागी और राजू को बुलाया। राजू भागकर आया और उस लड़की की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अस्पताल ले चलो, सुनीता गिड़गिड़ा रही थी। राजू शरद कुमार के आदेश का इंतजार कर रहा था। तभी सुनीता ने उसे झकझोर कर कहा, अगर उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम आदेश का इंतजार करते। राजू अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस से निकल गया। क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो उसकी जान बचानी जरूरी थी। गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। राजू बार बार शरद को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। सुनीता ने रितु का सिर अपनी गोद में रखा और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोशी में भी डर से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर सुनीता खुद भी रोने लगी। शरद कुमार, जिसने अपने भीतर के गुस्से को निकालकर खुद को हल्का करना चाहा, शायद यह भूल गया था कि उसके जमीर पर अब सिर्फ उस लड़की की चीखें दर्ज हो चुकी थी और वह दाग कभी हल्का नहीं होगा। खुद को एक अनजान जगह पर रोकते हुए वह सिर्फ यह समझाना चाहता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने जो कुछ पहले किया था वह उसी सजा की हकदार थी। आखिर हवेली की लड़की होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हवेली की इज्जत को दांव पर लगाए और फिर हवेली की इज्जत को रौंदते हुए घर से बाहर निकल जाए। लेकिन इस वक्त उसके दिल से यह आवाज आ रही थी कि उसे किसी को भी सजा देने का हक नहीं था। लेकिन जो कुछ हो चुका था वह अब लौटाया नहीं जा सकता था। उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था और अब ताउम्र उस लड़की को अपनी कैद में रखकर उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसने जिंदगी में एक ऐसा कदम उठाया है जो हवेली की इज्जत से खेलने वाले को उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। काफी देर खुद को समझाने के बाद एक बार फिर फार्म हाउस लौट आया। वह उसका हाल जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था कि वह किस हालत में है। क्या उसका घमंड और अकड़ टूट चुके हैं? फार्म हाउस में दाखिल होने के बाद उसने राजू को नहीं पाया। तब वह उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरे में भी वह लड़की मौजूद नहीं थी। सारा फार्म हाउस उसने छान मारा, लेकिन रितु कहीं नहीं मिली। परेशान होकर वह कमरे में चक्कर काटता हुआ राजू का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन राजू फोन नहीं उठा रहा था, जबकि कुछ देर पहले ही उसकी कई मिस्ड कॉल आ चुकी थी। उसे नोटिफिकेशन मिल चुका था कि राजू ने बार बार उसका नंबर डायल किया था। न जाने कौन सी आफत आ गई थी कि वह बिना बताए गायब हो गया। अभी वह इन्हीं उलझनों में घिरा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर दादी का नाम चमकता देख उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं। मोबाइल कान से लगाते ही उसने आदर से प्रणाम किया। दूसरी तरफ से सुशीला जी की मीठी आवाज उसके दिल को सुकून दे गई। इस दुनिया में अब सिर्फ दो ही रिश्ते थे जो उसके लिए अहमियत रखते थे, एक जो वह खो चुका था और दूसरा यह रिश्ता उसकी प्यारी दादी। शरद, आज रात घर आ जाओ। दादाजी के बाद तुमने हवेली छोड़ दी थी। जी दादी, कोशिश करूंगा कि सुबह तक घर पहुंच जाऊं। आप सुनाइए कैसी हैं? उसने नरम लहजे में पूछा, लेकिन सुशीला जी को उसके स्वर से ही उसकी परेशानी का अंदाजा हो गया था। बहुत परेशान लग रहे हो शरद। वे उसकी हालत को भली भांति समझ सकती थी। दादाजी के निधन के बाद वह किस हद तक टूट चुका था उन्हें पता था, लेकिन वह खामोश हो गया। वह नहीं चाहता था कि दादी को वह बताए कि उसकी चिंता की असली वजह क्या है। काश वह उन्हें समझा सकता, लेकिन फिर दादी की अगली बात उसके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, एक भूचाल थी जिसने उसकी सांसें थमा दी। शरद बेटा, मृदुला घर लौट आई है। तुम्हारे ताऊ जी ने उसे माफ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी नाराजगी भूल जाओ। आखिर यह हवेली की इज्जत का मामला है। वह जैसे सन रह गया। अगर मृदुला इस वक्त हवेली में है तो फिर वह लड़की कौन थी जो इस वक्त फार्म हाउस में थी? यह सोच उसे भीतर तक झंझोड़ गई। दादी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
वह बामुश्किल कह पाया। उसका दिल पहली बार इस कदर काँप रहा था कि उसने झट से सीने पर हाथ रख लिया। उसने राजू को कॉल लगाया। इस बार कॉल उठ गई। साहब, माफ कीजिए, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। अभी अस्पताल में हूँ। यह सुनकर शरद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अस्पताल में? लेकिन क्यों? उसका स्वर अब बेहद नर्म था, या फिर शायद अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह किसी पर गरजे। साहिब, दीदी जी को अस्पताल लाना पड़ा। वह खामोशी से सुनता रह गया। अब वह बेहतर हैं। मैं उन्हें लेकर कुछ ही देर में लौट रहा हूँ। राजू, मृदुला इस वक्त हवेली में है, तो ये लड़की कौन है? दूसरी तरफ सन्नाटा था। शायद राजू भी यह नहीं जानता था। साहिब, उस दिन आपके हुक्म पर ही इस लड़की को उठाया था। बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू, इस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तड़पते हुए उसने सख्ती से कहा और कॉल काट दी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह सफाई दे सके या इस मामले को और भी कुरेदता। महज 4 दिन पहले की घटना उसके जहन में घूमने लगी। वह सिर्फ दादाजी और दादी की ख्वाहिश पर हवेली आया था, वरना हवेली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके करीब होता। ताऊ जी और ताई जी ने हमेशा उससे नफरत की थी। अपने माता पिता की मौत के बाद वह लगातार अपनों की बेरुखी झेलता रहा, और अब जब वह थोड़ा चैन चाहता था, उसने एक ऐसी आग जलाई थी जिसमें अब उसकी अपनी रूह भी जलने लगी थी। तो दादाजी ने उसे हमेशा के लिए लंदन भेज दिया था। एक लंबा अरसा वह वहीं बिता चुका था। अगर दादी और दादाजी के रिश्ते की गर्माहट उसे महसूस न होती, तो शायद वह अपने लिए वापसी के सभी दरवाजे सदा के लिए बंद कर चुका होता। दादी, आप शादी करवा दीजिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि आप ऐसा करें कि शादी के बाद पूरी तरह मेरे पास लंदन आ जाएं। शरद की आवाज में वही पुरानी जिद थी। शरद, तू कब अपनी जिद से बाहर निकलेगा? वापस आजा बेटा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नफरतों और जिद में कुछ नहीं रखा होता। विनोद साहब, उसके दादाजी यह बात अच्छी तरह समझते थे कि शरद वापस आने से क्यों कतरा रहा है, लेकिन उन्होंने उसे बहुत प्यार और धैर्य से समझाया और आखिरकार शरद को झुकना ही पड़ा। सच तो यह था कि वह खुद भी बहुत बेचैन था उनसे मिलने के लिए, उनके पास लौटने के लिए और इस हवेली में अपनी खोई हुई यादों को फिर से छूने के लिए। ताया और ताई की नफरत की असली वजह यह थी कि वे चाहते थे कि शरद की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के पास हो, और साथ ही उसके पिता की जायदाद भी उनके नाम कर दी जाए, ताकि दौलत पर भी उनका अधिकार रहे। लेकिन शायद दादाजी विनोद साहब उनके लालची स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वे अपने फैसले पर अड़िग रहे और बचपन में ही शरद के नाम उसके पिता की पूरी जायदाद कर दी। जब दौलत आंखों पर पट्टी बन जाए तो अपने भी सांप बन जाते हैं, यह दादाजी का यकीन था। जब तक शरद यहाँ रहा, ताया ताई की सर्द निगाहों, तीखे तानों और छुपी नफरतों का शिकार बना रहा, जबकि दादी और दादाजी ही थे जो उसके लिए सच्चे मायनों में घर की ममता और सुरक्षा थे। मनोज ताया की सिर्फ एक बेटी थी जो विदेश में पढ़ रही थी, और वो शादी में नहीं आई थी। एक ही बेटी होने के बावजूद भी उनके मन में लालच और अधिकार की भूख भरी हुई थी। वे चाहते थे कि शरद की दौलत भी उनके हाथ आ जाए और शरद जिंदगी भर उनके सामने सिर झुकाकर रहे। लेकिन शरद के स्वाभिमान और गुस्सैल स्वभाव ने उसे कभी झुकने नहीं दिया। उसने खुद को साबित किया, दादाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ी। शरद हर दिन यही सोचता कि दादाजी की लंबी उम्र हो, क्योंकि अगर भारत में उसने यह रिश्ता खो दिया तो शायद वह खुद को हमेशा के लिए खो देता। वह मृदुला की शादी में आया तो था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आकर एक ऐसी कयामत उसका इंतजार कर रही है जिससे गुजरना उसके लिए नर्क से कम नहीं होगा। शरद को यह सुनकर बेहद अजीब लगा कि शादी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और फिर भी मृदुला हॉस्टल में है। वह यह कहकर टाल रही थी कि सीधे मेहंदी के दिन ही आएगी। मृदुला मनोज ताऊ के दोस्त की बेटी थी। मृदुला के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके परिवार में उसकी देखरेख करने को कोई भी तैयार नहीं था। तब ताऊ उसे अपने साथ ले आए थे।
और उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। लेकिन उन्होंने मृदुला को गोद नहीं लिया था, बल्कि अपने दोस्त की अमानत के तौर पर उसे बस सहारा दिया था। दादी ने इशारों इशारों में उसे बता दिया था कि ताया ने अपनी मृदुला को कुछ ज्यादा ही लाड़ दिया है, जिससे वो उनसे खुश रहे और ताया दोस्त की दौलत पर भी अधिकार कर पाए। अब वह अपने मन की ज्यादा सुनती है। शरद जब दादाजी और दादी की छांव में बैठा तो एक बार फिर वही 10 साल का बच्चा बन गया, जो दादी की गोद में सिर रख के बिना सो नहीं पाता था। मुन्ना लाल जो हवेली के पुराने नौकर थे, उनके साथ मिलकर शरद ने खुद सारे इंतजाम संभालने का बीड़ा उठाया। उसे पता था कि यह रिश्ते सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं, फिर भी वह चाहता था कि इन्हें तोड़े नहीं, बल्कि अपने प्यार और सच्चाई से निभाए। उसे अपने हक की पहचान थी। अब वह पूरी तरह जवान और सक्षम था। इशारों इशारों में मनोज ने यह भी बताया कि वे अपने दोस्त की बेटी की शादी शरद से करना चाहते हैं, लेकिन विनोद साहब जानते थे कि शरद कभी इसके लिए राजी नहीं होगा। अब तक उसके दिल में इतना जहर भर चुका था कि वह इस रिश्ते को रिश्ते की बजाय दौलत की भूख समझता। फिर मनोज ने अपनी मर्जी से अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा और शादी तय कर दी। ताई ने जितने दिन वह हवेली में रहा, सिर्फ लड़के की तारीफों के पुल बांधे। शरद देखना चाहता था आखिर वह लड़का है कौन, जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं, जिसने ताई की जुबान पर कब्जा जमा रखा है। मगर यह उसकी बदकिस्मती थी कि मेहंदी की रस्म में वह शामिल नहीं हो सका। किसी वजह से देर हो गई और उसकी और मृदुला की मुलाकात नहीं हो सकी। शायद मृदुला को भी कोई खास इच्छा नहीं थी कि वह उससे मिले, क्योंकि जब शरद विदेश चला गया, मृदुला को उसके बाद ताया हवेली लाए थे और शरद ने उसे कभी नहीं देखा था, बस उसके बारे में दादा दादी से सुना था। उस सुबह मृदुला की बारात थी। शरद का मन किया कि आज वह जरूर उससे मिलेगा और शायद इसी इरादे से वह दादाजी के कमरे में चला गया, जहां उसने एक नटखट सी लड़की को देखा, अनारकली फ्रॉक पहने, लंबे खुले बालों में झुमके झिलमिलाते हुए। उसे एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ कि यही मृदुला है। वह सोचता था कि वह मॉडर्न, आत्मनिर्भर और कठोर मिजाज की होगी, लेकिन यह लड़की तो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। लेकिन दादाजी के कमरे में वह लड़की उसे कुछ अजीब सी लगी। अंदर आते ही उसने कुछ देर उसे अजनबी नजरों से देखने के बाद अंदाज से अनुमान लगाते हुए उसे मृदुला कहकर पुकारा, जिस पर वह लड़की एकदम से हंस पड़ी और फिर सिर हिलाकर हाँ कर दिया, जबकि उसकी आंखों में अब भी शरारत की झलक थी। वैसे तुम काफी बदल गई हो। मैंने जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे बिल्कुल अलग निकली। उसकी आंखों में देखते हुए वह रुक रुक कर बोल रहा था। न जाने क्यों उसे अब भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की मृदुला ही है। बदल तो आप भी गए हैं बहुत। सामने खड़ी लड़की ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर आंखें घुमाकर बोली। कुछ देर बातचीत के बाद वह बाहर निकल आया, लेकिन कमरे से बाहर निकलते वक्त भी उसे उस लड़की की हंसी की गूंज साफ सुनाई दी। विनोद साहब उस समय वॉशरूम में थे, इसीलिए उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। उसका इरादा था कि कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद वह दोबारा दादाजी से मिलने आएगा। मृदुला से बात करके उसे अच्छा लगा था। वह उसे शरारती किस्म की लड़की लगी, जो बातूनी भी थी और नजरें बहुत गहरी रखने वाली भी। यह उसके लिए थोड़ा अजीब अनुभव था, क्योंकि मृदुला के बारे में उसने सुना था कि वह बहुत मॉडर्न है, लेकिन यहाँ तो वह पूरी तरह पारंपरिक रूप में नजर आई। उस दिन उसने सारे इंतजाम खुद ही संभाल रखे थे, क्योंकि मुन्ना लाल, उनका पुराना वफादार नौकर, अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। विनोद साहब से उसने सुना था कि मुन्ना लाल की एकलौती बेटी की शादी कुछ ही दिनों में तय है और इसीलिए उसे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। मुन्ना लाल को थोड़ा आराम देने के लिए उसने खुद ही हवेली के कामकाज संभाल लिए थे। उसे हवेली के नौकरों से खास लगाव था, खासकर उनसे जो उसके बचपन से वहां काम कर रहे थे। उसके व्यक्तित्व, रौबदार मौजूदगी और सादगी ने विनोद साहब को गर्व से भर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो बुढ़ापे में भी जवानी लौट आई हो। सुशीला जी की आंखों में तो जैसे अपने स्वर्गीय बेटे की छवि वापस लौट आई थी। उनका जीवन हमेशा से अधूरा रहा था, क्योंकि जवानी में ही उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था।
बस अपनी एक अमानत छोड़कर। वो आज तक उसी अमानत की हिफाजत कर रहे थे। अब बस यही तमन्ना थी कि वे उस अमानत के लिए सुशील बहू ले आए और फिर सुकून से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। जिंदगी उनका साथ दे या ना दे, उन्हें फिर किसी बात का गिला नहीं होगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक बारात नहीं आई थी। उसने बारात के आने तक के सारे इंतजाम खुद ही किए थे, लेकिन जैसे ही खबर आई कि बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी है, यह भयानक बात भी सामने आ गई। मृदुला गायब हो चुकी थी। यह उसके लिए झटका देने वाला था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इतनी शांत और सीधी सादी लगने वाली लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती है। यह कैसे हो सकता है ताऊ जी? आपने सब कुछ मृदुला की मर्जी से किया था, फिर वह अपनी पसंदीदा बारात को छोड़कर कैसे जा सकती है? उसने सवाल किया, लेकिन जवाब में विनोद साहब की टूटी हुई आवाज आई। उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि वह किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। कृपया उसका पीछा ना किया जाए। उनके स्वर में केवल पछतावा था और कुछ नहीं। बारात वापस लौट गई। हवेली में मातम सा माहौल छा गया। ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। हवेली की साख मिट्टी में मिल गई। विनोद साहब यह अपमान सहन नहीं कर पाए। उस दिन उसने अपने दादाजी को टूटते हुए देखा। वे घुटनों के बल गिरे और फिर वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। वह खुद भी हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी का माहौल इस कदर डरावना और भयानक मोड़ ले लेगा। शाम तक अस्पताल में रखने के बावजूद वह खबर आई जो उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थी। विनोद साहब दिल का दौरा नहीं सह पाए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शायद वे अपनी बनाई इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते थे। यह सब कुछ ताऊ जी की दी गई छूट का ही नतीजा था, जो उन्होंने अपने दोस्त की एकलौती औलाद को बेतहाशा दी थी। काश उन्होंने उसे एक सही परवरिश दी होती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वह शादी के दिन से पहले भी इनकार कर सकती थी। लेकिन उसने हंसी खुशी सारी रस्में की और फिर शादी वाले दिन वह घर को छोड़कर चली गई। जैसे सच बताने से ज्यादा उसे भागना आसान लगा हो। हवेली की इज्जत को तार तार कर दिया। मृदुला का कोई अता पता नहीं था और उसने अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। अब सिर्फ यही दुख उसे भीतर से खा रहा था कि वह अपने दादाजी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता सका। दादी की आंखों में दम तोड़ता प्यार देखा उसने। प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। उन्होंने विनोद साहब के साथ वह जिंदगी जी थी जिसे लोग खूबसूरत कहते हैं, और अब जीवन के अंतिम मोड़ पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। विनोद साहब की अचानक मौत ने ताऊ जी को भीतर से तोड़ दिया था। उन्हें समझ आ चुका था कि मृदुला की परवरिश में उनसे कोई बड़ी चूक हुई है जिसने उन्हें शर्मिंदगी और अफसोस के गर्त में धकेल दिया था। लेकिन उसी दिन शरद ने ठान लिया था कि वह मृदुला को ढूंढेगा और उसे उसकी करतूत की सजा देगा। वह उसकी हर खुशी, हर ऐशो आराम को उसकी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखेगा, और इसी मकसद के लिए उसने जी जान लगा दी थी। जब उसे यह पता चला कि वह लड़की जिससे उसने उस रात हवेली में बात की थी मुन्ना लाल के घर पनाह लिए हुए है, तो उसने खुद उसका पीछा किया और देखा वह सचमुच मुन्ना लाल के घर जा रही थी। पहली बार शरद कुमार को मुन्ना लाल की बेवफाई पर अफसोस हुआ, लेकिन वह उसे ऐसे ही पकड़ना नहीं चाहता था। उस दिन उसने कुछ तस्वीरें ली और फिर यह काम राजू को सौंप दिया, जो उसका सबसे वफादार नौकर था और जिसे सुशीला जी ने हमेशा उसके साथ रहने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब राजू उसके साथ मिलकर मृदुला की हर हरकत पर नजर रखने लगा। अगले ही दिन खबर मिली कि मृदुला की शादी होने वाली है। शायद वह मुन्ना लाल के घर इसलिए ठहरी थी अपनी सहेली की शादी की आड़ में खुद भी शादी कर सके, ताकि किसी को उस पर शक ना हो और ना ही अपने अंकल की पहुंच के बावजूद कोई उसे पकड़ सके। उसे मालूम था कि उसके अंकल कितने प्रभावशाली हैं और उसे ढूंढ निकालना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। शरद के भीतर शक और गुस्से की आग धधकने लगी और अगले ही दिन उसने दुल्हन बनी मृदुला को उठवा लिया। उसे फार्म हाउस लाकर उसके साथ जबरन शादी कर ली। वह चाहता था कि मृदुला उसी डर और असहायता का सामना करे जिससे
जिससे वह खुद गुजरा था। नफरत अब उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसे लगता था कि अपने दादाजी की टूटी उम्मीदों का बदला उसे मृदुला से ही लेना है। उसने उसकी आंखों में सपनों का टूटना, अरमानों का बिखरना और डर का गहरापन देखा। मुन्ना लाल से तो वह बाद में निपटने वाला था। पहले वह अपनी बेटी की शादी निपटा ले, फिर उसे भी उसकी बगावत की सजा देगा। लेकिन फिलहाल मृदुला से निपटना उसके लिए जरूरी था। काफी प्रताड़ना देने के बाद उसने उसका चेहरा देखना तक गवारा नहीं किया और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। अब जब राजू की बातें और सुशीला जी के शब्द उसके कानों में पड़े तो वे किसी बम की तरह फटे और उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ले गए। उधर रितु उस दिन विनोद साहब से मिलने आई थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी तय हो चुकी थी। ये रिश्ता सिर्फ उसके पिता की मर्जी से हो रहा था। वह अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और उनसे बेहद लगाव रखती थी। हवेली में आना जाना लगा रहता था और वह विनोद साहब और सुशीला जी से गहरा लगाव रखती थी, इसीलिए कभी कभी मिलने आ जाया करती थी। उस दिन उसने शरद को पहली बार देखा था। जब शरद ने उसे मृदुला समझकर पुकारा तो उसने अपनी शरारती आंखों से उस अंग्रेजनुमा शख्स को देखा जो उसके लिए अब दिलचस्पी का विषय बन चुका था। अपनी भूरी आंखों में चमक लिए वह देर तक मृदुला बनकर उससे बात करती रही और जब वह मुड़ा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और ठहाका मारकर हंस दी। वह वैसी ही थी, चंचल, नटखट, शरारती। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। आज मृदुला की जगह वह लड़की रितु उस आदमी की गिरफ्त में थी जो अब उसका पति बन चुका था और जिसे यह तक नहीं पता था कि उसका नाम मृदुला है या रितु। वह उसके साथ जाति तो नहीं कर सका लेकिन उसे जी भर कर मानसिक और शारीरिक यातना दी। वह बताना चाहती थी कि वह मृदुला नहीं है लेकिन वह कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था। राजू ने जब उसे फार्म हाउस वापस लाया और उसके सिर पर बंधी पट्टी देखी तो शरद बस खामोश निगाहों से उसे देखता रह गया। विनोद साहब की मौत ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वह खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। अपने जुनून में वह यह तक भूल चुका था कि वह एक निर्दोष लड़की की जिंदगी तबाह कर चुका है। उसने रितु को राजू और सुनीता के हवाले किया और खुद वहां से चला आया। अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सामना कर सके। हवेली में आते ही जैसे ही उसने मृदुला को देखा उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। मृदुला वैसी ही थी जैसा उसने सुन रखा था, तेज, जिद्दी, निडर। उसके अंकल ने अपनी सारी ताकत लगाकर न सिर्फ उसे खोज निकाला बल्कि समाज और हवेली की इज्जत को बनाए रखने के लिए मजबूरन माफ कर उसे हवेली वापस लाना पड़ा था। यह मेरी जिंदगी है और मेरे अपने उसूल हैं। मैं अपनी जिंदगी में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं देती। मृदुला उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। वह किसी से डरने वालों में नहीं थी जबकि शरद उसकी जिद पर उबल पड़ा था। उसका बस चलता तो सामने खड़ी उस लड़की को गोली मार देता जिसने हवेली की वर्षों की साख को मिट्टी में मिला दिया था। मृदुला के अंकल और अपने ताया को खुलकर उनके किए की गलती का एहसास कराते हुए वह सुशीला जी के पास चला गया। वह अपने भीतर उठ रही पछतावे की आग में इतना जल चुका था कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ सुकून की तलाश थी। दादी की गोद में सिर रखते हुए ही वह फूट फूट कर रो पड़ा था। दादी, मैंने वह सब कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसा सब कुछ उसकी आंखों के सामने घट चुका था। दादी की बूढ़ी और भीगी हुई आंखें उसे टूटते हुए देख रही थी। उसने उस लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था लेकिन वह यह भली भांति समझता था कि एक लापता दुल्हन की इज्जत का समाज में क्या मोल होता है और यह भी कि मुन्ना लाल जैसे ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह घटना कितना बड़ा सदमा बन चुकी होगी। सुशीला जी उसके फैसले पर चुप रही। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शरद आज भी उतना ही जुनूनी है जितना बरसों पहले था। उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ उससे शादी करूंगा और उसे इस हवेली की बहू बनाऊंगा। यह अब उसका फर्ज बन चुका था।
अगले ही दिन वह सुशीला जी को साथ लेकर मुन्ना लाल के घर गया। मुन्ना लाल, जो अपनी बेटी के गायब होने से पूरी तरह टूट चुके थे, उसे अपनी दहलीज पर देखकर चौंक गए। शरद ने उनके सामने खड़े होकर कहा, आपकी बेटी अब मेरे पास है, सुरक्षित है। मैंने न सिर्फ उसे खोज निकाला है, बल्कि उसे अपना नाम देकर सम्मान भी दिया है। मैं उससे शादी करूंगा और उसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। मुन्ना लाल और क्या चाहते, वे आगे बढ़े और फूट फूट कर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोले, साहिब, मेरी सारी उम्र इस हवेली की सेवा में गुजरी है और अब आप मेरी बाकी की जिंदगी के मालिक बन गए। सुशीला जी की आंखें भी भीग गईं। शरद अब भी अपने किए पर पूरी तरह पश्चाताप से भरा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुन्ना लाल को सच्चाई बता पाता। 2 दिन तक रितु सुनीता और राजू के पास रही। सुनीता ने उसकी खूब देखभाल की। उसे यह समझाया गया कि शरद अब उसका पति है, भले ही हालात जैसे भी रहे हों, पर उससे बेहतर जीवन साथी शायद उसे नहीं मिलेगा। लेकिन रितु पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में बस गूंगा सा आक्रोश और मौन था, ऐसा मौन जो चुपचाप चीखता था। उसी शाम जब सुशीला जी उसके सामने आई तो वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी और के गुनाह की सजा उसे मिली थी। सुशीला जी ने उसका फैसला जानने के बाद सारी बात साफ रख दी। अगर वह चाहती तो शरद से फिर शादी होती, वरना वे उसका तलाक शरद से करवाकर उसके लिए कोई और लड़का ढूंढने की कोशिश करती। मगर रितु अब अपना निर्णय ले चुकी थी। उसने एक शर्त रखी थी कि शरद उसके माँ बाप के सामने अपनी गलती को बताए, जिससे उसके माँ बाप जो उसे गलत समझ रहे हैं, उनका यह वहम दूर हो और वह उनसे माफी मांगे। क्योंकि रितु जानती थी कि अगर उसने शरद से तलाक ले लिया तो फिर उसकी शादी शायद कहीं और नहीं होगी, क्योंकि उस पर एक तो शादी से भागने का आरोप लगा था और दोबारा तलाक का ठप्पा लगवाकर वह अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने सुशीला जी को अपनी बात कही और सुशीला जी को उसकी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वह दोषी नहीं है तो आखिर उसे दोषी क्यों ठहराया जाए? जिसने गलती की है, उस गलती को स्वीकारने का काम भी वही करेगा। सुशीला जी बोली, काश मृदुला में भी इतना धैर्य, संयम और रिश्ते की कद्र होती। उन्होंने सोचा, एक नौकर की बेटी होकर भी रितु ने उन्हें ऋणी बना दिया था। उसके इस फैसले पर ताई जी ने घर में खूब हंगामा किया और ताऊ जी भी नाराज हो उठे। लेकिन यह शरद का फैसला था और वह अपने फैसलों से पीछे हटना जानता ही नहीं था। सुशीला जी के कहने पर शरद ने रितु के माता पिता के सामने सच को स्वीकारा और अपनी गलती की माफी मांगी। रितु के माता पिता को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने शरद को माफ कर दिया, क्योंकि वह अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और शरद कोई बुरा लड़का नहीं था, बस गुस्से में उसने गलत कदम उठाया था। उसे माफ करना ही उन्हें सही विकल्प लगा। इससे उनकी इज्जत और उनकी बेटी की जिंदगी दोनों बच जाएंगे। जब शरद ने रितु के माँ बाप से माफी मांग ली तो रितु ने मन में अपने यह तय कर लिया कि वह शरद की पत्नी बनकर ही रहेगी। अपने दिल से वह उसे जीवन साथी मान लेगी, चाहे हालात जैसे भी रहे हों। और उसने शरद से शादी के लिए हाँ कह दिया। उसी शाम पूरे परिवार की मौजूदगी में शरद ने पूरे मान सम्मान के साथ रितु से दोबारा शादी की और वह बन गई रितु शरद कुमार। वही रितु जो कुछ दिन पहले रोती हुई शादी से इनकार कर रही थी, आज पूरी शांति और स्वीकृति के साथ शादी कर चुकी थी। अपने पिता के सीने से लगकर वह रोई, बाबूजी, आपकी इज्जत बच गई। वह विदा होकर हवेली चली आई। शरद के कमरे में बैठी रितु की आंखों में एक नई चमक थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी तकदीर इतनी खूबसूरत जगह आकर ठहर जाएगी। वह शहजादा जो कभी उसे चिल्लाकर डराता था, अब सामने खड़ा था। अपनी संजीदगी और नरमी की गहराई के साथ उसने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, जो कुछ भी उस दिन हुआ उसके लिए माफ कर दो रितु। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया वह मेरी वजह से आया, लेकिन अब मैं यकीन दिलाता हूँ कि हर खुशी की वजह बनूंगा। रितु के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज उसकी आंखों में वही शरारत थी जो उस पहली मुलाकात में थी। भले ही शरद विदेश में पला बड़ा हो,
पर भीतर से वह एक पारंपरिक भारतीय पुरुष था। उसे एहसास था कि हवेली में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसने यकीन दिलाया था, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? रितु ने मासूमियत से आंखें मटकाकर कहा। कभी कभी तो कर ही सकता हूँ, शरद ने बनावटी गुस्से में कहा। नहीं, अगर आप दोबारा चिल्लाए तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। और वह हंस पड़ा। वह जानता था कि वह उस डर से सचमुच टूट जाएगी जिसे वह खुद कभी उसकी आंखों में देख चुका था। शरद ने उसे पास खींचते हुए उसके गालों को छुआ। अब सिर्फ मोहब्बत करूंगा तुमसे, हमेशा। उसके दिल की धड़कनों की आवाज शरद के सीने में गूंज रही थी। उसकी शर्म से सजी हुई सूरत उसकी नजरों को ठहरने पर मजबूर कर रही थी। आज से तुम सिर्फ मेरे करीब रहोगी, जितना अभी हो उससे भी ज्यादा। उसकी फुसफुसाहटें रितु के कानों में जैसे कोई मीठी सरगम घोल रही थी। शरद जानता था कि वह धीरे धीरे अपनी मोहब्बत से उसके हर डर को मिटा देगा। वह उसे अपनी मोहब्बत में इस तरह समेट लेगा कि वो बुरी यादें कोई मायने नहीं रखेंगी। मोहब्बत और इज्जत दोनों ही उसके प्यार की निशानी बन जाएंगे। रितु मन ही मन सोच रही थी कि उसकी किस्मत ने भी क्या रंग दिखाया। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन जो रिश्ता जबरदस्ती से जुड़ा था, आज वह मोहब्बत से जुड़ गया। रितु की पहले जो शादी तय हुई थी, वह उसके पिता की मर्जी से तय हुई थी। उसका उसमें कोई भी व्यक्तिगत लगाव नहीं था। शरद, जो कि मन से बुरा नहीं था, केवल थोड़ा गुस्सैल था और भावनाओं में भरकर फैसला लेने वालों में से था। रितु को उसने मन से अपना जीवन साथी स्वीकार लिया था और रितु की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। और आज रितु शरद के साथ बहुत ही खूबसूरत प्यार भरी जिंदगी जी रही है और दोनों के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। रितु की जिंदगी में इतना प्यार शरद ने भर दिया था कि कभी कभी रितु को लगता था कि शायद उसने लव मैरिज की है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सही लोगों द्वारा भी गुस्से में आकर कुछ गलत फैसला कर लिए जाते हैं। इसीलिए जब भी आप गुस्से में हो तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। साथ ही साथ आपको रितु और शरद की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।